थ्री एक्सेस, दैट इज पावर, फेम एंड मनी। तो पहला ही जो क्वेश्चन एड्रेस करना है कि सिविल सर्विसेज में हमें क्यों जाना है। तो सिविल सर्विसेज में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। गिव्स यू अ पावर इन द कंस्ट्रक्टिव सेंस, मतलब किसी को डिस्ट्रॉय करने का पावर नहीं, किसी को कंस्ट्रक्ट करने का पावर। जैसे मजेदार वाक्य मैं बताता हूँ कि गांव में जैसे लोग होते हैं, मैं गांव गया अभी अपने सिलेक्शन के बाद, तो कुछ गांव की जो पुरानी महिलाएं हैं तो वो उनकी थोड़ी सी आदत होती है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने की। तो आई मेरी दादी के पास आकर किसी ने बोला कि अब तो वो इतने पावरफुल हो गए हो, जिसका चाहे उसका छप्पर उजाड़ दो। तो मेरी दादी ने बहुत सटीक और बहुत ही अच्छा जवाब दिया उनको कि वो छप्पर उजाड़ने के लिए नहीं बना, वो छप्पर बिछाने के लिए बना, है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिव पावर की बात कर रहे हैं वो ये कंस्ट्रक्टिव पावर। समाज में हम बाहर निकलते हैं, हम तरह तरह की परेशानियां देखते हैं, रोड नहीं बन रही है, कोई होमलेस व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है, बच्चे हमें सिग्नल पे दिखते हैं भीख मांगते हुए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसके बाद। पहला होता है कि या तो हम उन चीज़ों से क्रिप करके रह जाएं, अपने मन में कोसते रहें उन चीज़ों को, मन महसूस करके रह जाएं, या हम बदलाव करें। तो कौन सा पाथ जो है वो बेटर है? विच इज अ बेटर पाथ अमंग दीज टू? बदलाव करना, है ना। आप युवा हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट अगर मैं नरेट कर रहा हूँ और नरेट करना चाहूँगा कि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू मीट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट। जब मैं स्कूल में था तो एक बार वो, मैं प्रयागराज का हूँ, प्रयागराज एक बार वो आए थे, हमारे यहाँ MNIT है, उसका कॉन्वोकेशन था, तो उनसे मिलने का एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे मैंने पूछा कि सर, एक चीज़ जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, एक संदेश जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, वो क्या है? उन्होंने बोला कि ड्रीम बिग। उन्होंने केवल ये दो शब्द बोले, ड्रीम बिग, है ना। तो जब सपना देखना ही है, मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो मन है, वो बहुत सारी चीजें सोच सकता है। अगर आप इस चीज को देखें कि मनुष्य को और बाकी जानवरों को इस दुनिया में डिफरेंशिएट करता है, वो क्या करता है? हमारी सूझबूझ, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो करती है। और मनुष्य जो सोच सकता है वो कर सकता है। बिल्कुल, कई बार हमें लगता है, जब हम भी प्रिपेयर करते थे, प्रिपरेशन शुरू की थी, तो लगता था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। बट कभी आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा डिवाइस बन जाएगा जिससे हम कहीं किसी से कनेक्ट कर पाएंगे। बट ह्यूमन ब्रेन ने उसको सोचा, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको ग्राउंड पे लेकर गया। तो पहली चीज़, जब आप कॉलेज में हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए कि कुछ बड़ा करना है, ठीक है। मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है ना। योनियाँ 84 लाख है बताई गई है, उसमें से आप मनुष्य योनि में आए हैं तो कुछ बड़ा करने की इच्छा रखिए, है ना। जीवन तो सबको मिला है, आप उठिए, सोइए, उसके बाद खाइए और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। तो इसके लिए जीवन नहीं बना है ना। ऐसे संसार में हजारों लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है। तो नाम बनाने का सेंस यही मैंने, जैसे अभी जो इंसिडेंट नरेट किया, कि आपको समाज को कुछ देना है। जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बात कही गई है, जो ऋणों की बात की गई है, उसमें सबसे बड़ा ऋण है मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण क्या है? जो आपका दायित्व है समाज के प्रति, आपका दायित्व है बाकी लोगों के, तो आपको उसको चुकाना है। तो सिविल सेवा आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा माध्यम देता है जिसके माध्यम से आप लोगों का हित कर सकते हैं, आप उस मनुष्य ऋण को चुका सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पावर की बात की, जो मैंने फेम की बात की, और मनी इज द लास्ट कंसर्न, ठीक है। पावर, फेम आपको मिलता है जो आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है। काम किस तरह का? अब सिविल सर्विसेज में आकर के आपके दिमाग में चीजें आती हैं। देखिए, जो देश रन किया जाता है वो रन किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन्स होते हैं, सबने पढ़ा है, बचपन में ही सबको पता है कि 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के होते हैं। लेजिस्लेचर बनाता है लॉ, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने का काम। जब आप सिविल सेवा में आ जाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाते हैं। जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, आप उनको बनाने में मदद करते हैं, प्लस उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश में एक गांव, एक जिला है मिर्जापुर, सबने सीरीज देखी होगी मिर्जापुर मेरे साथ। बट उसको जिस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया, अगर उसको हम छोड़ दें तो वहां पे एक छोटा सा कस्बा है हलिया।
हलिया ऐसा ही पहाड़ी इलाका है, जब मैं आ रहा था किशनगढ़ तो मुझे वही सीन सिनेरियो याद आ रहा था, और इसलिए भी याद आ रहा था क्योंकि मिर्जापुर जो है वो प्रयागराज से सटा हुआ है, तो आते जाते हुए वो जगह दिखती है। तो वहाँ कुछ ऐसे छोटे छोटे हैबिटेशंस हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे पीने का पानी आदिवासी लोगों को नहीं उपलब्ध। उन्हें टैंकर बुलाना पड़ता था, सरकार के ऊपर था, जब मन किया टैंकर भेज दिया, मिल गया। महिलाओं को इतनी समस्या होती थी, उन्हें 10-10 किलोमीटर जाकर के पानी लेकर के आना पड़ता था। यही हाल विदर्भ वगैरह में है। वहाँ पे डीएम मैडम आई, दिव्या मित्तल, उन्होंने उस सिनेरियो को पूरी तरह से चेंज कर दिया। जो नल से जल योजना है जो सरकार की चल रही है, उन्होंने उसके तहत उस गांव में पानी पहुंचाया जहाँ पे 75 साल से आज पानी नहीं पहुंचा। आप समझ रहे हैं द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट दैट यू कैन मेक बाय कमिंग टू सिविल सर्विसेज, है ना। जैसे मैंने कहा कि मनुष्य ऋण चुकाना, अपने लिए तो हर आदमी ही जीता है ना। है पशु वही जो आप भी चले, मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य ऋण चुकाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कॉलेजेस में मैं जाता हूँ सेमिनार लेने के लिए, उसका मेरा एक पर्सनल एक जो इंटरेस्ट है वो ये भी है क्योंकि मैंने भी तैयारी जो शुरू की थी वो कॉलेज के दौरान ही शुरू कर दी। लेकिन उस समय थोड़ा सा दुर्भाग्य ये था कि जैसा आपके कॉलेज में एक बहुत अच्छा माहौल है, जैसा सर ने बताया कि कई लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य दिए, आप लोग उनसे समझे सुने, बट हमारे कॉलेज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि हम कैसे करें, कैसे चीज़ों को पढ़ें, क्या छोड़ें, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो हम एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहे थे। पोटेंशियल पूरा था लेकिन हमारे पास गाइडेंस नहीं, तो होना वही था कि हम कहीं गलत जगह जाके ब्लास्ट हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने कॉलेज के साथ दिया तो हुआ वही, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन क्योंकि प्रिपरेशन का तरीका नहीं पता कि पहले मेंस प्रिपेयर करते हैं, पहले प्रीलिम्स प्रिपेयर करते हैं, तो मेंस नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक सपना था तो झटका लगा, और जब झटका लगता है इंसान को तो इंसान चीज़ों को रिकैलिब्रेट करने के लिए बैठता है। जब बैठ करके सोचा और देखा तब चीज़ें समझ में आई, कैसे करना है, क्या रास्ता बनाना है। फिर कुछ लोगों से बात हुई, गाइडेंस मिली, तो रास्ता आसान है। तो अगर मैं आपके बीच आज आया हूँ तो मैं सिर्फ उसका उद्देश्य ये नहीं कि मैं बोलूँ और आप सुने, दैट विल बी ऑफ नो यूज। मैं बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताऊँगा, बट इन दी एंड जब आपके प्रश्न जो होंगे ना वो लेने की कोशिश करेंगे, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में। सिविल सर्विसेज का संक्षेप में मैंने बता दिया कि क्या लॉजिक है हमारे देश में, क्यों आपको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए एम करना चाहिए। बट एक कॉशनरी नोट में ये भी बोल देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ या कोई कल और आ रहा है और आपको मोटिवेट कर दे रहा है और आप टेम्पररी मोटिवेशन लेकर सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ जा रहे हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट एकेडमिक्स में, अच्छा नाम बना सकते हैं, आपका इंटरेस्ट रिसर्च में, अच्छा फील्ड, तो आपको इस कॉशनरी नोट के साथ एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मेरी बातों को लेना है कि जो आपका इंटरेस्ट है आपको उस तरफ जाना है। बट मेरे द्वारा जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आपको लगता है, कई बार हमें अपना इंटरेस्ट नहीं पता होता है, तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति आके उन चीज़ों के बारे में बताता है, हमें पता लगता है उन चीज़ों के बारे में, तब हम उस तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से अगर आपको लगता है कि आपका इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सिविल सर्विसेज में सक्सीड हो सकते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो सिविल सर्विसेज में आके ही मिलेगा, तो आप बिल्कुल इसको एक करियर के तौर पे चुनें। ठीक है, एक पीपीटी भी हम लेकर के आए हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम थोड़ा सा चला करके बता दें। स्लाइड्स पर एक बहुत चीज़ चल रही है। मेरी जर्नी के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैंने जो बीटेक किया है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया कॉलेज के साथ साथ ही, प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे ये सर्विस मिली। प्रेजेंटली मैं ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर हूँ इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, IRS में। अभी हम सारी सर्विसेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है, तो ये मेरी संक्षेप में जर्नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन मैंने आपको बताया। सिविल सर्विसेज में 3 तरह की सर्विसेज होती है। एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आपकी आती है IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फिर आती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और फिर आती है आपकी स्टेट सिविल सर्विसेज। तो जो सर्विसेज है, जैसे मैंने बोला कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज में ये 3, ये कैडर बेस्ड सर्विसेज होती है। आपको देश में कोई एक कैडर वार्ड होता है और आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो एक लंबा स्पैन ऑफ करियर होता है
उस पर्टिकुलर कैडर में जाकर के आपको सर्व करना होगा। कैडर का अर्थ होता है जनरली एक स्टेट होता है, बट कई कैडर ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा स्टेट्स भी है। ठीक, अब ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस है। जब यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा करवाता है सिविल सर्विसेज की, उसमें 24 सर्विसेज है। देयर आर 24 सर्विसेज जिनकी लिस्ट ये पूरी लिस्ट है। उसमें कुछ ग्रुप ए की सर्विसेज हैं और कुछ ग्रुप बी की सर्विसेज हैं। ठीक, अब जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया उसका सार ये है कि सिविल सर्विसेज को आपको करियर के तौर पे क्यों चूज करना है। नेशन बिल्डिंग का आपका रोल है, आपकी रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डाइवर्स है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड। नेशन के डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर्टिकुलरली 1991 के बाद। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस जो ये सेक्टर आपको देता है, गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस देती है, कि आप अपने एक फैसले से देश के 140 करोड़ लोगों के भाग्य बदल सकते हैं। जैसा मैंने बोला, कंस्ट्रक्टिव चेंज वो आप अपने एक फैसले के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी उतने लार्ज स्केल पे नहीं है जितना कि आप इस सर्विस में करके कर सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी एंड प्रेस्टीज, मैंने बोला मनी पावर और फेम, उसमें से फेम वाला एंगल है। और प्लेटफॉर्म फॉर रियल चेंज, इफ यू डिजायर टू मेक अ चेंज, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इसमें से है कि आईएएस या आरएएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप कॉलेज में हैं, तो आप क्या, तो आप में से सब लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर कौन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी हैं? पीजी के अधिकतर। अच्छा, अधिकतर आप में से पीजी के। तो अगर आप देखिए सिविल सर्विसेज के लिए एम कर रहे हो, पीजी में आकर के, यूजी में आकर के कर रहे हैं, तो कॉलेज के साथ साथ आपको अगर करना है तो एक चीज, कॉलेज की जो पढ़ाई है उसको साइडलाइन मत करिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको। उसको आपको जितना पर्याप्त समय उतना देना है। उसके साथ साथ आपको दो काम करना है। एक, समसामयिक मुद्दों से आपको अवेयर रहने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपका माध्यम जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसके हिसाब से आप कोई एक न्यूज़पेपर उठा करके न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। क्योंकि एक अच्छा सिविल सर्वेंट वही है जो अवेयर है। आपको कल को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर अपने जिले में जा रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके जिले में क्या हो रहा है। यही चीज़ जो सेंट्रल चीज़ जो पूरे एग्जामिनेशन में चेक होती है वो है अवेयरनेस। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, जो सेंट्रल चीज़ को चेक कर रहे हैं वो अवेयरनेस है। तो ये चीज़ है। प्लस आप आईएएस को एम कर रहे हैं, आरएएस को एम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उस परीक्षा का सिलेबस उठा लीजिए। उस सिलेबस को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, फिर आप उठाएंगे उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पुराने सालों के जो प्रश्न थे उठा करके आप देखेंगे कि उस परीक्षा की एक्चुअल डिमांड क्या है। सिलेबस देख लिया आपने, आपको समझ में आ गया कि ये चीजें हमें पढ़नी है इसमें से। बट कई बार सिलेबस देख करके पूरी तरह से चीज समझ में नहीं आती। जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में इकोनॉमी लिखा हुआ है। अब इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो आपको पुराने जो प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको जब आप देखेंगे, उनको जब एनालाइज करेंगे, तब आपको वो चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पे हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और ये आपके लिए बहुत सही समय ये डिसाइड कर लेने के लिए कि आपको अपना वैकल्पिक विषय क्या है। अभी जब हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें दो पेपर्स होते हैं ऑप्शनल। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, जिसके आपको दो पेपर देने होते हैं, गाइडेंस होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना डिसाइड कर लीजिए, किसके थ्रू आपको सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन देना है। कॉलेज के साथ साथ आपको तीन चीजें करनी है। अगर आप कॉलेज के बाद, जैसे यूजी के बाद ही अटेम्प्ट करना अलाउड है, या यूजी आपका फाइनल ईयर है तब आपको अलाउड एग्जाम है। अगर आप पीजी में आ चुके हैं तब तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप पीजी के साथ साथ भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने का तरीका यही, ठीक है, एग्जाम कठिन है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। 10 लाख लोग इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, 4 से 5 लाख लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिसमें से लगभग 12-13 हज़ार लोग मेंस देते हैं और लगभग 27-28 लोग इंटरव्यूज देते हैं, और जो पोस्ट इस समय आ रही है लगभग 1000 के आसपास है। तो फाइनल सिलेक्शन केवल 1000 लोगों को। तो आपको उन 1000 लोगों में आने के लिए थोड़ा सा बाकी लोगों से डिफरेंट होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो भी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं उनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट और जीनियस तरह के होते हैं, जो कम समय में पढ़ के चीज़ों को कर लेते हैं,
बट मैक्सिमम लोगों को, जिनको मैं भी जानता हूँ पर्सनली, और भी जो लोग हैं जो इस एग्जाम को पहले साल से निकालते हैं, पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं, उनकी उसके पीछे की तैयारी होती है 4 साल, 3 साल, 2 साल। ये एग्जाम का प्रोसेस ही 1.5 साल है, और ये एग्जाम तैयारी में आपसे 1.5 साल पूरा था। तो आप कॉलेज में हैं, ये बहुत सही समय है तैयारी करने के लिए। एक मेंटर ढूंढिए, एक गाइड ढूंढिए। आपको अगर गाइडेंस की भी आवश्यकता है तो भी एक QR कोड आपको शेयर कर दिया जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे मैं खुद हूँ और भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज के बाद होती है पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कोई किसी सब्जेक्ट का डाउट है, आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी व्यक्ति उस समय अवेलेबल होगा, आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगा। तो ये है कि आपको कॉलेज के टाइम में कैसे सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करना। मैंने बताया आपको क्यों अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट, टफ है, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको थोड़ा सा बाकी लोगों से एज लेने के लिए शुरुआत थोड़ी सी पहले करनी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने बताया, IAS में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो GS का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल आते हैं, और ये MCQ यानी वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न होता है। दूसरा पेपर जो प्रीलिम्स में होता है उसको बोलते हैं CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपका इंग्लिश का और हिंदी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको चूज करना होता है जो भी लैंग्वेज आपकी है वो। रीजनिंग के सवाल आते हैं और कुछ जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न आते हैं। ये पेपर जो होता है वो अच्छी बात है कि क्वालिफाइड, मतलब आपको केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं। दैट इक्वल्स टू 66.66 मार्क्स, 200 में से आपको लाने हैं। बट दिस पेपर इज ऑल्सो डिफिकल्ट। पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि कई बार लोगों का GS में तो 120-130 नंबर आया, बट उनका CSAT क्वालिफाई नहीं होता। और ये आर्ट्स बैकग्राउंड वालों पे नहीं लागू होता है, सिर्फ ये कैट के बच्चे हैं या IITs के बच्चे हैं जो कि CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर आप प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं तो CSAT को भी आपको प्रॉपरली टैकल करना है, CSAT को आपको हल्के में नहीं लेना। फिर होता है आपका जो सेकंड स्टेज में होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस का पहला पेपर होता है ऐसे का, निबंध होता है, 250 नंबर का होता है, 2 ऐसे आते हैं, 4 के ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें लिखने होते हैं। 4 आपके उसमें जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं। उसका पूरा सिलेबस आप निकाल करके एक बार देखेंगे तो पहला जैसे जो GS1 का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। GS पेपर 2 होता है, उसमें आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, गवर्नेंस पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। GS3 का जो पेपर होता है उसमें आपको इकोनॉमी पढ़ना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। GS4 का पेपर जो अभी कंपैरेटिवली रिसेंट एडिशन है, उसमें आपको एथिक्स पढ़ना पड़ता है, नीति शास्त्र पढ़ना पड़ता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। फिर आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, गाइडेंस होते हैं। फिर आपको 2 पेपर और देने होते हैं इसमें जो क्वालिफाइंग होते हैं। उसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का जो कंपल्सरी होता है, और दूसरा आपको लैंग्वेज का पेपर देना होता है, जो जनरली हमारे जो हिंदी बैंड के लोग होते हैं वो जनरली हिंदी का पेपर लेते हैं, उनको दोनों को क्वालिफाई करना मैंडेटरी। फिर जो लोग मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का वेटेज होता है 275 मार्क्स। अभी जैसे सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो जब आप उन स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप इंटरव्यूज के लिए पहुंचते हैं। सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देना ही अपने आप में एक बड़ी बात है ना। यहाँ तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, 27 और 28 लोग ही पहुंच पाते हैं। और एक चीज को मैं आपको और बताना चाहूँगा कि UPSC ने भी एक जो अच्छी चीज और कर दी है, तो जो बच्चे सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए कई ऐसे और जॉब पोर्टल्स भी खुल गए, जैसे उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रिक्रूट किया जाता है। अगर आपने केवल इंटरव्यू दिया है UPSC, ऐसे कई सारे PSUs हैं, कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहाँ पे ओपनिंग्स आती हैं और आपके लिए जो बेंचमार्क होता है वो घट जाता है, जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन द इंटरव्यूज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ये पूरा एक मोटा मोटा खाका है इस एग्जामिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। NCERT बुक्स, न्यूज़पेपर, जैसे मैंने बोला कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। NCERTs का जो रिलेटिव रेलेवेंस है मेरे अनुसार वो थोड़ा सा घट गया है, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की NCERT
दोबारा पढ़ लेना चाहिए। आपके तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड के होंगे या फिर जो ऐसे बोर्ड से होंगे जहाँ एनसीईआरटी की किताबें चलती होंगी, उन्होंने पढ़ा होगा, बट स्कूल में पढ़ने का तरीका उनको अलग होता है। जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से पढ़ते हैं उस समय हम सिर्फ रटते थे, हम केवल स्कूल के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 4 चीजें रख ली, वहाँ लेके चले आए, उन्हें समझा कुछ नहीं। बट यहाँ आपको चीज़ों को समझना है, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है, पॉलिटी है वो कैसे वर्क करती है, हिस्ट्री है तो कैसे कैसे क्या इवेंट्स हुए, वो एनसीईआरटी में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मिलेगा। तो आपको इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है। न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया पढ़ना है। कुछ कुछ सेशंस भी होते हैं जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताया, उस पर हम कुछ न्यूज़ का यूज़ करके एक सेशन ले लेते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। इसमें हम बताते हैं कि कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर आता है 22-26 पेज का हर दिन, तो अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बच्चे और उसका पढ़ने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, और जो एक सामान्य नागरिक है उसका जो तरीका होगा वो अलग होगा। तो उस इनिशिएटिव के थ्रू, जिसको हम न्यूज़ का यूज़ कहते हैं, हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे उन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, कैसे वहाँ से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं जो आपके काम है। कई बार क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सबके साथ होती थी, हमारे साथ भी होती थी कि जब हम तैयारी शुरू करते तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 घंटे 5 घंटे निकल जाते हैं। जब आप 5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप बाकी टाइम में बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। तो ऐसे इनिशिएटिव इसीलिए चलाए गए कि आपका टाइम बचे, आपको पता लग जाए बिफोर हैंड कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है कॉलेज में, तो आपको यही है, डेली रूटीन आपको बना के रखना है। कॉलेज के सब्जेक्ट जो कॉलेज के बाद जो आप लेंगे, कॉलेज अगर आपका 7-8 घंटे डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास समय जो है उसके बाद बहुत कम बचा है, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दैट टाइम। तो आपको कॉलेज के बाद थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दोस्तों के साथ घूमना खेलना, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको, अगर कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक्स्ट्रा घंटे हैं जो लास्ट में जाकर के मैटर करें। आपको वही एक्स्ट्रा एफर्ट वहाँ पर पुट करना है जो आपको लास्ट में रिजल्ट देगा। ठीक है, बाकी वही चीज़ें हैं, आपको बर्नआउट नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है डेली, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहना है। इस तरह से आपको एक शेड्यूल डेली बना के तो ये बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया के दौर में अपनी पढ़ाई को कैसे डिरेल होने से बचें। तो सोशल मीडिया जो है वो एक दो-धारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड। अगर उसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है, उसमें बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो एजुकेशनल चैनल्स हैं, आप अगर उनको यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो पढ़ने के लिए तो अच्छी बात है। बट वहीं अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो वो एक आपके लिए प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी चीज़ ये करो, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने तैयारी के दौरान में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं किया था क्योंकि बहुत एडिक्टिव है। ये ऐप्स कैसे चलते हैं आप सबको पता हो कि आपकी साइकोलॉजी को वो जो हमारा डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में, वो हमें किसी भी चीज़ के लिए एडिक्ट बनाता है। जब हमें मोमेंटरी प्लेजर मिलता है रील्स को स्क्रॉल करते हुए तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो जैसे ये जो फालतू के ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम आपके किसी काम में कॉलेज में अनइंस्टॉल करो। अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो, सिंपली आप यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर दो। शॉर्ट्स 3-4 शॉर्ट्स के बाद रिपीट होने लगे, आपका देखने का मन नहीं। कुछ कई बार क्या होता है, मन को मारना पड़ता है हमें कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि मन चंचल, वो आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा करवाएगा ही करवाएगा जो आपके बेनिफिट का नहीं है। पर जो आप टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हो, उसी समय पे कोई और बच्चा है जो कहीं बैठ के पढ़ रहा है, तो जब एग्जाम का डेट आएगा ना, उस दिन जब आप आमने सामने होंगे तो आपको खुद समझदार हो कौन व्यक्ति है जो जीतेगा। इसलिए आपको अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग करना है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो टाइम रिस्ट्रिक्ट करके यूज़ करो, 5 मिनट 10 मिनट सोते समय आपको देखिए आधे घंटे। बट जो हमारा फोन यूज़ का पैटर्न है कि हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोशल मीडिया में बिता रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है एज ऑफ नाउ। ये आपके लिए बहुत पीक टाइम, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई है, आपको इसी टाइम पे करियर बनाना है, इसी टाइम पे आपको सारी चीज़ें करनी है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है ना। यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट। जो भी लोग जीवन में सफल होते हैं उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होती है, उनका ब्रेन का जो माइंड मैप होता है वो बहुत क्लियर होता है। जिन भी लोगों से आप मिलेंगे जो जीवन में बहुत आगे गए, बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत जो महान लोग हैं, उनके जीवन में जो आप कॉमन चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो यही करेंगे कि उनकी जो प्रायोरिटीज, उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। एज ए सिविल सर्वेंट भी जब आप आगे जाएंगे, सर्विस में जाएंगे,
तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास 24 घंटे काम करने को मिलेगा रहता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको तैयारी सीख सकते। तो ये आपको करना है। एआई का यूज़ आपको पढ़ाई में कैसे करना है, जैसे एआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, या गूगल का जेमिनी है, बार्ड है। तो आपका यूज़ इसका ऐसा सिंपल सा है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, सपोज आप इवन ग्रेजुएशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, सिंपली जाओ चैट जीपीटी को बोलो कि एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू मी लाइक यू विल एक्सप्लेन इट टू अ 7-year-old और अ 5-year-old। आपको बहुत सिंपल भाषा में वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जैसे ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है जियोस्ट्रॉफिक विंड का, अगर आपने पढ़ा हो और आप एनसीईआरटी में उस चीज़ को पढ़ने जाए आपको नहीं समझ में आएगा, आप सर पीट के मर जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा, आपको कहीं यूट्यूब पे उसको अच्छे से नहीं समझाया होंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। वही चीज़ आप जाओ चैट जीपीटी में डालो, सिंपल सा बोलो कि मुझे जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है समझा दो, आपको बहुत लूसिड तरीके से विद एग्जाम्पल उन चीज़ों को समझाएगा। आप इसका यूज कर सकते हो अपने मॉडल आंसर्स निकालने के लिए, जैसे आप मेंस लिख रहे हो, आपको कोई ऐसा सवाल दिख रहा है जिसका आपके पास कंटेंट नहीं, आप सिंपली जाओ उस सवाल को चैट जीपीटी पे डालो और बोलो कि मुझे इसका आंसर निकाल दो, वो आपको बहुत एक होलिस्टिक आंसर निकाल कर देगा। तो ये जो टूल्स है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट करने के लिए बनाए गए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऑगमेंट करने के लिए बनाए गए, तो आपको उसको अपनी तैयारी में इस्तेमाल करना है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स व्हिच यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। और ये उस अन्ना मेंटरशिप ग्रुप का QR कोड है, जो लोग टेलीग्राम पे इसको स्कैन कर सकते हैं। आपके आगे भी जो डाउट्स हैं, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ जो हम सेशंस यहाँ पे लेंगे उसमें आप आगे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में लूँगा, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। कोई भी विद्यार्थी विषय चयन से लेकर के अपनी जिज्ञासा हो आपकी, या फिर तैयारी का समय कैसे प्रबंधित किया जाए, क्या करना नहीं चाहिए, वो सब तरीके के सवाल आप पूछ सकते हैं और निसंकोच पूछिए। सर ऐसे होता है ना कि ऑप्शनल चूज करते वक्त ऐसे होता है कि ये वाली सब्जेक्ट चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, तो आप ऑप्शनल के बारे में कुछ बताइए कि ऑप्शनल लेते वक्त क्या ध्यान रखें। देखो ऑप्शनल लेते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन सबसे पहला चीज़ जो है वो इंटरेस्ट। अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट, सपोज मैथमेटिक्स ले लो, मैथ्स में नंबर अच्छे आते हैं, बहुत आते हैं लोगों को, और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, तो आप 5 साल 6 साल 10 साल पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन उसमें आपके नंबर नहीं है। तो जो पहला कंसिडरेशन होना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट, आपका जो रुचि है उस सब्जेक्ट में वो है, ठीक है। सेकेंड चीज़, वो सब्जेक्ट कितना ईजिली मटीरियल उसका अवेलेबल है कि जैसे पहले मैथिली बहुत चलता था, लेकिन अब मैथिली का लिटरेचर का अवेलेबल ही नहीं है मटेरियल, आपने ले लिया, आपको उसका मटेरियल नहीं मिलता, तो मटेरियल के अवेलेबल। थर्ड, उस ऑप्शन का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले 4-5 सालों में। ऐसा अगर आपने ऑप्शन ले लिया जो कि पिछले 2-3 सालों में अच्छे नंबर ही उसमें नहीं आ रहे, तो आप परेशान हो जाओगे। इन चीज़ों को, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको और सर जैसे कि अब 25 मई को यूपीएससी का एग्जाम है टी का, तो सर कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करो, तो क्वेश्चन अटेंड करने का रेशियो क्या रहना चाहिए? देखो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक्यूरेसी पे जाते हैं, जैसे मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो मैं 70-75 सवाल करता था, अगर तो मेरे उसमें से अगर मैं 75 अटेम्प्ट किए तो मेरे 68-69% सही हो जाते। एक दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जिनकी एक्यूरेसी नहीं अच्छी होती, वो अटेम्प्ट करते हैं 90-95%, फिर भी उनका क्लियर होता है। तो जो मेन गोल है वो एग्जाम को क्लियर करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में जितने जोन है, तो 2 काम करता है। पहले जो टेस्ट सीरीज मार्केट से वो था, लगा करके देखो कि मेरा, अगर मैंने 95% अटेम्प्ट किए 4 टेस्ट 5 टेस्ट, तो मेरा क्या स्कोर करना है, टेबल बना लो। अगर मैंने 70-75 अटेम्प्ट किए तो मेरा क्या स्कोर करना है, तो आप एक ग्राफ बनाओगे, इन्वर्टेड यू का ग्राफ ऐसे करेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमा जहाँ पे आपका, जहाँ मैक्सिमम पॉइंट लाई करेगा उस ग्राफ का, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ऑप्टिमम है। सेम काम आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करना है। पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, लगा के देखो कितने सवाल लगाने में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपका जहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो आपका ऑप्टिमम होगा। ये पर्सन टू पर्सन नहीं करेगा।
मतलब आप ये सोच के जाओ जैसे 2023 का पेपर है, बहुत लोग ये सोच के गए कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था 2023, बहुत लोग ये सोच के गए कि बहुत ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, उनके नेगेटिव में चले गए, का बेचारों का सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जिसने उस समय वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि पेपर का डिफिकल्टी ये है, मेरा ऑप्टिमम ये है और मैंने यहाँ पे लगाया, वो पास। और जैसा कि सर आपका PSIR नहीं होता सर, PSIR के आसपास को ज़्यादा एनालिटिकल और कम एकेडमिक ज़्यादा एनालिटिकल और कम एकेडमिक कैसे करें? देखो कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। जो आप एकेडमिक बनाने की बात करते हो तो आप स्कॉलर्स लिखने लग जाते हो, स्कूल्स ऑफ थॉट लिखने लग जाते हो, तो एनालिसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो मिस हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हमने दिया कि फला नहीं बोला, फला नहीं बोला, फला नहीं बोला, तो आपका एनालिसिस नहीं, वो आपने कहीं से पढ़ा रखा और उसको उठा के वहाँ पे चिपका दिया। इस चीज़ के नंबर नहीं, क्योंकि ओरिजिनलिटी का नंबर है, आपने क्या समझा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्लेटो का अगर आइडिया ऑफ जस्टिस है वो क्या है, आपने क्या समझा, तो उसमें आपको ये नहीं लिखना कि इन्होंने इसके बारे में ये बोला, इन्होंने क्या बोला, आपने क्या समझा वो आपको लिखना है। और उसमें एक दो स्कॉलर आपको डालते हैं जिससे कि उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस हो जाए, एक बैलेंसिंग व्यू उसमें मिल जाए, इन्होंने जो मैं बोल रहा हूँ ये उनके हिसाब से भी सही है। तो एकेडमिक कम करने का तरीका यही कि आपको एक या दो स्कॉलर यूज करने हैं और अपना व्यू पॉइंट, अपनी लैंग्वेज और अपना एनालिसिस करना है। ठीक है, सर आप IRS IT से क्या करते मैं कस्टमर सर? केबी सर्विस सेल्समैन है नेशनल अकेडमी ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम में करेक्ट है। देखो जैसे इन्होंने पूछा IRS एक सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है IRS कस्टम्स एंड GST और दूसरा है IRS IT दैट इज इनकम टैक्स। तो सबको पता है कि जो टैक्सेशन होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्स। तो जो IRS IT वाले लोग हैं वो इसको नहीं करते। GST हम सब पे करते हैं, छोटा सा बिस्किट या टॉफी भी खरीदते हैं उस पर GST पे करते हैं, वो हमारे अंडर है। ठीक है, कस्टम्स जो आप पोर्ट्स पे जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो जो वहाँ पे सीमा शुल्क लगता है जिसको कस्टम्स बोलते हैं, वो हमारे अंडर है। तो एक्सपीरियंस हैज बीन गुड। अभी ट्रेनिंग चल रही है तो अभी जब ट्रेनिंग होगी तो अच्छा और सोशली कितना करेक्ट है और सोशल कनेक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आइसोलेट नहीं होना है कभी, क्योंकि क्या होता है प्रिपरेशन जर्नी इज वेरी लॉन्ग, एक 1.5 साल का एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, आपको लोगों से कनेक्टेड रहना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज। मतलब आपको अगर 8 घंटे पढ़ना है तो उसमें मेरा फोन स्विच ऑफ है, कोई भी फोन कर रहा है मेरा फोन स्विच ऑफ है। आफ्टर 8 hours आई एम डन ऑफ माय स्टडीज, आफ्टर दैट आई विल कनेक्ट विद यू। तो कनेक्शन किसी से तोड़ना नहीं है, बट जो आपका मी टाइम है, जो आपका पढ़ने का टाइम है, उसमें आपको डिस्टर्ब है, वो एक सोर्स ऑफ सपोर्ट का भी काम करता है। कभी आप लो फील कर रहे हैं, आपने अपनी मदर से बात कर ली, अपने पेरेंट्स से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर लिया, उस समय थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिल जाता है। जो मेंस का सिलेबस होता है सब्जेक्ट्स का वो लिमिटेड होता है, लेकिन हम प्री का जो सिलेबस देखते हैं उसमें जीके का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ये मैंने बता रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, वो समझ में आएगा कि इकोनॉमी अगर बोला है, इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो वो एनालिसिस वहाँ से निकलेगा। तो आपको PYQ का एनालिसिस करना है। सर जैसे और अभी AI के बारे में भी क्वेश्चंस आने लगे, तो AI कितना पढ़ना है ये हमें कैसे पता चलेगा, पूरे टॉपिक कितना पढ़ना है? ठीक है, गॉट द क्वेश्चन। देखो सिविल सर्विसेज में पहले कहा जाता था कि यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी सूर्य के नीचे आ रहा है आप सब पढ़ लो, ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। बट वैसा नहीं है, जैसा मैंने बोला, जब आप एनालिसिस कर दोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि एक लिमिटेशन है, एक बाउंड्री है जहाँ तक वो सवाल पूछना है। सेकंड चीज, प्रीलिम्स में आपको 200 में 200 स्कोर करना नहीं है, कट ऑफ जो जा रही है दैट इज गोइंग 23 और 75 आउट ऑफ 200, उसके बाद जो इस बार एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 90 मार्क्स, तो 50% भी कट ऑफ नहीं जा रहा है। तो आपको सारे सवाल उसमें से अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा सवाल आ गया, वो देगा ऐसा सवाल आपको अनईजी करने के लिए, तो आपको बस वो सवाल स्किप कर दो, मतलब 1 2 सवाल 5 सवाल 10 सवाल को आप छोड़ सकते हो। बट जो आपका प्रश्न है कि हम कैसे अपनी लिमिट सेट करेंगे, हमें कहाँ तक पढ़ना है, वो आपके एनालिसिस से ही है। जब आप प्रीवियस ईयर के सवालों का एनालाइज करोगे, सिलेबस को देखोगे एक बार, आप चेंज करेंगे। और
तरह के लोग होते हैं। की वर्ड इज गाइडेंस। अगर आपके पास आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिविल सर्विसेज कर चुका है, इसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको गाइड कर सकता है, आपके डाउट सॉल्व कर सकता है, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ ले रहे हो, चीज़ों को समझ ले रहे हो, आप वही मैंने कहा कि आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, गाइड है, तो आपको कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सही दिशा एक बार दिखा सकता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे देनी है, तो वहाँ पे कोचिंग का रोल आता है। तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, सिलेक्टिव भी हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ के सब चीज़ें समझ लिया, मुझे सिर्फ टेस्ट देना है, तो आप कोचिंग की हेल्प वहाँ ले सकते हो, है ना। मॉक इंटरव्यूज के लिए बहुत लोग कोचिंग की हेल्प लेते हैं। वो सब्जेक्टिव चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड है। और आगे आ जाओ। क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। तो नोट्स का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि अगर आपने कोई एक 1000 पेज की किताब पढ़ी, सपोज, तो आपके नोट्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक और 1000 पेज की किताब बनाई। नोट्स का मतलब है कि आपने उसमें कुछ चीज़ें समझ ली, 4 बार 5 बार पढ़ के आपने कुछ चीज़ें उसमें से याद कर ली। अब 5वीं बार जब मैं उस किताब को पढ़ूंगा, उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी जो मुझे नहीं आती, वो चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में रहेंगी। ठीक। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके आपको एक जगह पे कंटेंट नहीं मिलता। जैसे अगर आप मेंस में कोई टॉपिक डालो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे टॉपिक, उसका आपको एक जगह पे नोट्स अगर नहीं मिलता है, तो आपने 4 जगहों से पढ़ा, चारों जगह से जो आपको काम की चीज़ें लिखी, आपने उसको उठाया और एक शीट ऑफ पेपर पे उसको लिख दिया। सेटबैक से कैसे डील करें, मतलब कि मोटिवेटेड कैसे रहे, आपके से 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आपको कैसे मोटिवेटेड रखा कि थर्ड अटेम्प्ट के लिए परस्यू है। देखो मोटिवेशन, देखो एक चीज होती है कि मोटिवेशन जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मतलब जैसे मैं यहाँ आया, मैंने आधे घंटे कुछ बता के आपको गया, आप 1-2 दिन के लिए मोटिवेटेड रहे। आपने किसी टॉपर को देखा, एक जो ग्रैंड एंट्री वाले वीडियोस चलते हैं वो आपने देख लिया, आप मोटिवेट हो गए, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन की खास बात यह है कि दैट इज अ हाई फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो आपको एक किक देता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। आपको मोटिवेटेड अगर रहना तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तो आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, ये एग्जाम आपको क्यों क्रैक करना है। अगर आपका वाई क्लियर है, यू विल नॉट फील डीमोटिवेटेड। कई बार ऐसा टाइम आएगा आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, क्या करूँ, यू विल फील लॉस्ट। बट जो आपका वो वाई वाला चीज़ है जो आपके दिमाग में सेट है, मुझे इसलिए करना है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका वो चीज़ क्लियर है, यू विल नॉट फील। जैसे इनका क्वेश्चन था कि प्लान बी की बात, तो देखो मैं टॉकिंग पर्सनली ऑफ माई सेल्फ, आई हैव बीन रिस्क टेकर फ्रॉम वेरी अर्ली एज। जैसा मैं सर के साथ में डिस्कस कर रहा था, मैंने सिविल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया। मुझे मिला था गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक करने के लिए, मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि यहाँ पे सिविल सर्विसेज का माहौल नहीं है। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप माय फादर एंड आई सेड दैट आई एम क्विटिंग दिस कॉलेज, आई एम कमिंग बैक टू। मैं घर गया और मेरे फादर का एक बहुत अच्छा उसमें रोल रहा कि उन्होंने कभी मना नहीं किया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया उस चीज़ को। थोड़ा डांट पड़ी उस समय, बट उन्होंने उस चीज़ को समझा। देन आई टुक अप प्राइवेट कॉलेज, तो हमेशा से दिमाग में ये चीज़ क्लियर था कि करना यही है। 6 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट में अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप हो सकता है 5 बार लगी होगी, एक बार तो आप गलत काम करेगा, यू हैव। और जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, तब तक आपको प्लान बी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि प्लान बी एस्केपिज्म, आपको लगेगा कि मेरे पास ये तो है, आप कॉम्प्लेक्सेंट हो। तो पहले 2-3 अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उसको फुल फोर्स के साथ, उसमें कोई प्लान बी के बारे में नहीं सोचना। हाँ, एक थोड़ा सा कैंडिडेट के साथ इस चीज़ को ये भी लेना कि अगर आपके पास कोई बैकअप है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं जिनके पास कोई बैकअप नहीं होता, बहुत मतलब आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है तब आप प्लान भी ले सकते हो। मैंने बोला ना कि मेरी बातों को यू हैव टू टेक इट टू द पिंच ऑफ सॉल्ट, आपको एज इट इज नहीं अप्लाई करना है, आपको थोड़ा सा अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसको डालना है। मेरा तो ये था, आई हैड टू डू दिस, सो आई डिड नॉट हैव एनी प्लान, बिकॉज़ प्लान बी फॉर मी वाज एस्केपिज्म। ठीक। और ऑब्स्टिकल तो
सबका ही इशू है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो पहला सवाल इनका था कि ऑब्स्टेकल्स, आप देखो ऑब्स्टेकल्स हर जगह है। आप जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने जाओगे 10 तरह के लोगों में 10 तरह के इंटरेस्ट होंगे, जिनके खिलाफ आपको कई बार काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सही है, आपका अगर उद्देश्य सही है, मकसद सही है, आपकी नीयत सही है, तो आपका काम बन जाता है। कितने भी ऑब्स्टेकल रहेंगे आप रास्ता निकाल लेंगे। सेकंड चीज़ जो पढ़ने में नींद आने वाली बात है वो सबको आती है, ठीक है, उनको सब लोग बैठे हैं इनको भी आती होगी। ऐसा कोई पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सी ह्यूमन ब्रेन इज नॉट बिल्ट एक्चुअली टू स्टडी। क्योंकि जब हम पहले भरे तो हम हंटर गैदर थे, वहाँ से इवॉल्व होते हैं, फिर हमने बाद में पढ़ना शुरू किया। तो जिस भी चीज़ से दिमाग पर लोड पड़ता है वो काम करना अच्छा हमें नहीं लगता है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर सुबह नींद आ रही तो रात को पढ़ो। एक ऑप्टिमम टाइम हर आदमी को, जैसे मेरा था कि मैं रात को पढ़ता हूँ, तो अगर मेरे लिए, मैं अगर शाम को 7 बजे बैठा हूँ तो मैं 3-4 बजे पढ़ रहा हूँ, वो टाइम मेरे लिए मोस्ट प्रोडक्टिव है। तो हर व्यक्ति की जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी है, वो डिफरेंट है। आप फिगर आउट कर लो तो दिन में 24 घंटे में से आपका कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, बाकी यहाँ की तारीख और मीडियम क्या रखें? थोड़ा आगे आके बोल रहे बेटा। देखो मीडियम, बहुत लोगों का डाउट होता है कि हम क्या रखें, हिंदी रखें, इंग्लिश रखें। फिर से वही बात, अगर आप कंफर्टेबल जिस चीज़ में है वो आपको रखना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी मीडियम रखिए, अगर आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल है इंग्लिश रखिए। सिलेक्शन दोनों माध्यम से, जो आपका कंफर्ट जोन है उसका। सर करंट इवेंट्स को इंटीग्रेट कैसे करें? सपोज देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रेपो रेट का, लेकिन हमने पढ़ा कि रेपो रेट नहीं चलता, क्या रेट है? पॉलिटिकल साइंस में सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स में पढ़ा कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, अब एंटी डिफेक्शन लॉ का आपने पढ़ लिया कि ये चीज़ें इसके प्रोविजंस हैं, ये इसमें ये सारी चीज़ें चल रही है। करंट में उसका क्या एस्पेक्ट है? अगर कहीं किसी स्टेट में कोई एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग चल रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है उस समय कि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को बोलो, वो उठा के इस नोट्स में उठा के जहाँ पे एंटी डिफेक्शन का स्टैट्यूट बना है वहाँ डाल दो। ऐसे ही है टॉपिक। और कोई प्रश्न? पीछे से कुछ और? टेस्ट सीरीज को अप्रोच करने के लिए पहले ये उठाओ कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, फिर टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। तभी भी ये होगा कि हमने अगर सिलेबस कंप्लीट कर दिया, सारी किताबें पढ़ ली, नंबर नहीं आ रहा, ये भी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अभी एक शीट भी उस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो गई। कई बार होता है कि हम सीधी मिस्टेक कर रहे हैं, कई बार हमारा नॉलेज का गैप होता है। तो जो मिस्टेक है पहले उसको फिगर आउट करें, उस मिस्टेक में जो हमें वहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी ये दिक्कत है। फिर टेस्ट सीरीज से भी हमें नॉलेज देना है। कई बार ऐसा कोई नया सवाल है, जैसे मैंने बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस पर पढ़ तो हमने सब लिया, लेकिन सवाल किसी ऐसी चीज़ पे आ गया तो हमने मिस कर दिया, ये हमारी किताब में नहीं लिखा है। सिंपल सा जो मॉडल आंसर अगर हमें वो चीज़ मिल रही है, हम यहाँ से उठाएगा और फिर उससे तो उससे हमारा नोट्स भी हमें छोटा जाएगा और अगले टेस्ट में नंबर बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना है। देखो इट इज़ नॉट अ वन डे, मैंने बोला ना तैयारी 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस है। 1-1.5 साल के कोर्स ऑफ टाइम में आप चीज़ों को गैदर करते हो, एडॉप्ट करते जाते हो, तब जाकर के वो एक ब्रॉड हो। और कुछ? सर आपने अभी बोला कि 4 से 5 बार पढ़ने के बाद भी नोट्स बनाए, वो भी बनाना है। लेकिन ऐसे होता है कि 1 से 2 बार पढ़ते हैं जब तक कि मतलब एग्जाम आ जाते हैं। तो आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आपके सारे नोट्स ऐसे कंप्लीट थे या फिर आपने ऐसे परचेज किया था? मेरे मेंस के नोट्स नहीं कंप्लीट थे, क्योंकि उस समय मैंने पता नहीं कि पहले मेंस की तैयारी की जाती है। प्रीलिम्स हाँ अच्छे से किया था, तो प्रीलिम्स के नोट्स जो थे वो कंप्लीट। तो टाइम हर बार कम करना होता है। रिवीजन का पर्पज़ ये होता है कि जब आप एक बार बुक पढ़ ले रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, अगर पहली बार पढ़ने में हमें 5 घंटे लगे, सेकंड टाइम हमें 4.5 घंटे लगना चाहिए, थर्ड टाइम के घंटे 4 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रिवीजन का पर्पज़ ये होता है, हमें उस तरह से रिवाइज करें। और भी पूछिए। देखो गांव में कहावत होती है कि बोलने वाले के बुमरे भी मिल जाते हैं और नहीं बोलने वाले
पे रह जाती है। पहले भी बताया था कि कितना भी आप ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, प्रस्तुतिकरण करना नहीं आता, आप उसमें घबराते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के साक्षात्कार में आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है। अभी पूछने वाले 6-7 बच्चे हैं, तो अभी 6-7 बच्चों के अलावा आप लोग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि साक्षात्कार में आप जवाब नहीं दे पाएँ, डरे रहें, सहमे रहें, तो वो सब चीज़ों को दूर होना चाहिए। प्रश्न सबके मन में है, जिज्ञासा सबके मन में है, लेकिन डर ये लगता है कि पूछे कैसे। तो ऐसा मत सोचिए, जब तक आप कुछ प्रश्न करना शुरू करने नहीं होंगे, जब तक आप में जिज्ञासा पैदा नहीं होगी और जब तक आपके मन में असंतोष पैदा नहीं होगा, जब तक सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मन को हमेशा व्याकुल रखेंगे, कुछ चीज़ें पूछने के लिए, कुछ चीज़ें समझाने के लिए अपने में नहीं रखेंगे, जब तक हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को धार नहीं दे सकते हैं। इसलिए और भी जो विद्यार्थी पीछे भी है, वो भी जो भी बात करना चाहें पूछें। और हरिराम जी ने कहा था आर्य से संबंधित भी बात में जो तैयारी करेंगे उनके प्रश्नों को भी सर एड्रेस करेंगे। तो अभी जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उन पर जो प्रश्न है वो पूछिए आप लोग। सर जैसे कि CSET में कुछ पोर्शन है जो हमारा कमज़ोर है, तो उस पे ज़्यादा फोकस करें या फिर उसको छोड़ दें? देखो सीसैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ तैयार करके इसमें चल जाए। आप देखो कि आपका 3 सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक एप्टीट्यूड का सेक्शन है और एक रीजनिंग का सेक्शन है। इसमें देखो कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा कर लेना है कि इससे अगर प्रश्न आ रहा है तो इस सेक्शन में मेरा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, 27-28 सवाल आ रहे हैं तो मेरे 25 सवाल इसमें सही कर रहे हैं, मैंने 25 सवाल अपने यहाँ से सिक्योर कर दिए। अब मुझे पता है मुझे मैथ्स मेरा ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ से सवाल 20 आ रहा है, मैंने ऐसा कर लिया कि मेरा 15 सवाल यहाँ से सिक्योर हो गया। अगर मुझे लगता है कि मेरा रीजनिंग कमजोर है, तो मैंने रीजनिंग में आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं ईजी है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो ईजी होंगे ना, उन टॉपिक्स क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये जब हम कंबाइन करेंगे तीनों को 25, 15 और 10 आराम से तो ये स्ट्रैटेजी है। और प्लान क्या रहेगा, देखो इतनी बार का तो सवाल नहीं होगी, जितनी बार करो रिवीजन उतना काम है। अब कैसे करना है ये मैं बताऊँ। देखो रिवीजन करने का 2 तरीका होता है, 2 तरह से लोग करते हैं। एक तो होता है कि आपने डेली बेसिस पर रिवाइज किया, सुबह दिन भर आपने 2 चीज़ें पढ़ी, रात को सोने से पहले आपने 1.5 घंटे का स्लॉट रखा, उन चीज़ों को रिवाइज करिए और आपके दिमाग में सेट हो, डेली आपने रिवाइज करिए। या आप वीकली रिवीजन कर सकते हो कि आपने हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई, अच्छे से सब चीज़ें पढ़ा, ये सेक्शन पढ़ा, ये सेक्शन पढ़ा, ये पढ़ा। संडे का दिन या कोई एक स्पेसिफिक दिन आपने रख लिया रिवाइज कर, उस दिन कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, सिर्फ रिवीजन। सर आपने जो इंटरव्यू दिया था उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसे सवाल पूछे गए थे और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उस बारे में। देखो इंटरव्यू लास्ट स्टेज होता है, उसमें अगर आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंटरव्यू नहीं कहते। देखो यूपीएससी में सबसे खास बात यह है कि यूपीएससी कहीं भी इंटरव्यू नहीं बोलता है, उसको बोलता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, वो आपका साक्षात्कार नहीं कर रहा है, वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण कर रहा है। व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, नॉलेज एक कॉम्पोनेंट है आपके व्यक्तित्व का, बट आपने बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ें की हैं, आपकी जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि जो एक सांचा है सिविल सर्विस का उसमें फिट बैठते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस की अगर बात करो तो एक्सपीरियंस बहुत कॉर्डियल होता है। जैसा अपने 12th फेल देखिए तो बस वैसा ही होता है। वहाँ पे गोल सी पेज होगी, आप वहाँ जाके वेट करेंगे, आपका टर्न आएगा, आप अंदर जाएंगे, आपसे सवाल पूछ लेंगे, वो आधा घंटा कैसे बीतता है आपको नहीं पता, वो 10 मिनट के तौर पर बीत जाता है। अब उसका भी एक दायरा होता है। इंटरव्यू से पहले आपसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जिसको शॉर्ट में डैफ बोलते हैं, डैफ 2 और 2 है। उसमें आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, आपकी कोई अवार्ड अचीवमेंट है, कोई रिकॉग्निशन है, वो डाला जाता है। आपका जो स्कूलिंग है, आपने किस सब्जेक्ट में कॉलेज किया है, आपका क्या वैकल्पिक विषय रहा है, आप पहले से अगर सर्विस में तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये सारा बायोडेटा उनके पास होता है। फिर आप मतलब वहाँ पे 5 लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रिटायर्ड सिविल सर्विस होते हैं। तो सबका एक्सपीरियंस होता है 30 साल 35 साल में कंबाइंड एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 5 लोग बैठे हैं तो 150 साल का होता है।
फिर वो आपको जज करने की कोशिश करते हैं उस आधे घंटे में, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ के, आपको प्रेशर की सिचुएशन में डाल के, या जैसा उनको सही लगता है कि इस व्यक्ति से कैसा पूछना चाहिए, किस टाइप का व्यक्ति है, वो उस चीज़ की जाँच। और सर जैसे कि अब एग्ज़ाम है ना मई को, तो या अब से लेकर एग्ज़ाम के बीच में क्या क्या पढ़े और क्या क्या नहीं पढ़े? अभी एग्जाम दे रहे हैं 25 में। अभी देखो अभी क्या क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। क्या क्या सिलेबस तो हो गए के बाद पूरा रिवीजन चल रहा है और टेस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, अभी केवल टेस्ट लगाओ। अभी जो ये महीना चल रहा है इसमें केवल आपको टेस्ट लगाना है, पुराने सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको अच्छे से एनालाइज कर लेना है, देखना है कि कहाँ से कौन से सवाल आ रहे हैं, कहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन को घुमा रहा है, कहाँ पे वो कर रहा है। जो बच्चे इस साल दे रहे हैं उनके लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, इसी ग्रुप पे एक सेशन ले लेंगे। प्रीलिम्स में आप कैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे आप ऑप्शन या एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो सेशन में आ सकते हैं। फिर डिवाइड एनालिसिस हो गया, टेस्ट लगा लिया, अब इसके बाद केवल रिवीजन पर फोकस करें। 25 मई को अगर एग्जामिनेशन है तो आपको 10 मई को उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, 15 डेज इन एडवांस। 10 से तो 25 दिन का 25 मई तक का टाइम है, उसमें केवल और केवल रिवीजन है, तो 15 दिन का आपका कंसोलिडेशन और रिवीजन। और सर करंट का क्या है, मतलब पढ़े या छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है, करंट इम्पोर्टेंट। करंट के लिए कोई एक या दो सोर्सेस पढ़ो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई एक या दो सोर्सेस, मंथली मैगजीन या फिर जो कंपाइलेशन आता है उसको उठा करके पढ़ने में बस वो न्यूज़पेपर अगर कर रहे हो तो आप करो, बट मई से न्यूज़पेपर छोड़ दो, 1 मई के बाद दूसरों को। सर आपने करंट के लिए नोट्स बनाए थे या फिर देखो करंट के लिए प्रीलिम्स में नोट्स नहीं बना, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना मटेरियल हो जाता है कि आप नोट्स ही बन जाएगा। हर दिन आप अगर 2 पेज का नोट्स बना रहे हो, 365 दिन में आप लगभग 700-800 पेज का नोट बना रहे हो, तो वो वर्थ इट नहीं। न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से आपको वो चीज़ें निकालनी है, जैसे मैंने बोला न्यूज़ का यूज़ वाला सेक्शन, कि हम क्या वो चीज़ जो है जो यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स, बस उसको उठा करके पूछना, वो करंट का आपका मतलब नोट्स इतना क्रिस्प हो कि आप एग्जाम से एक दिन पहले उठा कर उसको पलट के देख लें तो आपको याद आ जाएगी अच्छा ये चीज़ें। और सर अगर इसमें बीकेएस चलेंगे जब आईआरएस में चैलेंजेस देखो जैसे हर जॉब में चैलेंज है, वो है थोड़ी सी हेक्टिक जॉब होती है। जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो वही है, देखो तीनों चीज़ें आपको देता है, जैसे मैंने बोला ना कि ह्यूमन लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड 3 थिंग्स, मनी, फेम एंड पावर। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिलता है। आप पॉलिसी मीटिंग में जाते हैं, आप जब सीनियर हो जाते हैं तो 10 साल के बाद हर सर्विस में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। आप चाहे आईआरएस है, चाहे आप डिफेंस अकाउंट में, चाहे सिविल अकाउंट में है, आप अगर जॉइंट सेक्रेटरी बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जा रहे हैं तो आप एक डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। तो जॉब सेटिस्फैक्शन है पूरी तरह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे, बट वही है कि आपका इंटीग्रेशन किस तरह का आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।